एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम लेकर आए यूनिट एंड मेजरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका था लास्ट वीडियो में, 3 लेक्चर में खत्म हो चुका था। ये जो वीडियो है इसके बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी, मतलब पूरा चैप्टर अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और नहीं तो सजेशन में तो आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कुछ वन वर्ड आंसर है, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कह लो। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला इसका, द सिंबल टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो भाई हमें ये बताना है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या है, मतलब इसका सिंबल क्या है, किससे इसको पहचानते हैं। देखो बहुत ही आसान है, सिंबल बताना है, यूनिट भी बताना है। देखो कैसे, अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, अगर सिर्फ सिंबल, जैसे मेरे से अगर यूनिट नहीं पूछता, अगर सिर्फ सिंबल पूछता तो मैं कह देता मोल। क्या होता मोल, अगर ओनली सिंबल की बात कर रहा होता तो। लेकिन मुझे क्या पूछा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट पूछ रहा है हमसे। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, द सिंबल टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ, मतलब कि कौन सा यूनिट, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है उसका सिंबल बताना है हमें क्या होता है, यूनिट का भी सिंबल बताना है। ठीक है, यूनिट का जो सिंबल होता है वो क्या होगा, हमारा मोल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल, सॉरी मोल, यानी ई हट जाएगा यहाँ पे, MOL आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर सिर्फ सिंबल पूछा, अगर यूनिट पूछता तो मैं कह देता मोल, MOLE वाला ऊपर वाला, लेकिन उसको पूछता है कि उस यूनिट का भी सिंबल, तो यहाँ पे ई हट जाएगा, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। Which among the following is डायमेंशन, मतलब इनमें से बताना है किसकी डायमेंशन नहीं निकल सकती। देखो हमने सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड का मतलब टाइम का डायमेंशन होता है, सिंपल सी बात है। सरफेस टेंशन का मैंने आपको बताया कि इसका भी डायमेंशन होता ही होता है। ठीक है, मास डेंसिटी, देखो मास इनटू डेंसिटी दिया तो मास का भी होता है, डेंसिटी का होता है। सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ डायमेंशन तो बन ही जाएगा। सिर्फ अकेला बचा एंगल के डायमेंशन नहीं होते, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा आंसर। और इसमें एक नोट का पॉइंट है, वो भी लिख लो। क्या, देखो कि अगर एंगल हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन, एंगल के पास यूनिट तो होती है लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होती। अब बोलोगे यूनिट क्या होती है एंगल की, डिग्री, याद है ना, डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री, आपको याद हो डिग्री। ठीक है, तो उसके पास डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट जरूर होता है, डिग्री। ठीक है, इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले। पहले तो 3-4 में इजी क्वेश्चन लेना, उसके बाद में हम निकालेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन एनर्जी। देखो क्या दिया, फोर्स अपॉन में एनर्जी दिया, इसके यूनिट क्या होगी। देखो यूनिट तो हम डायमेंशन से ही निकाल लेते हैं। कैसे, देखो फोर्स का सबको पता है कि फोर्स का क्या होता है, MLT-2 होता है, याद आ रहा हो डायमेंशन आपको। ठीक है, अपॉन में क्या दिया, एनर्जी का मैंने आपको बताया कि एनर्जी का जो होता है डायमेंशन वो हमेशा ML2T-2 होता है, बस फर्क क्या होता है, इसमें 2 और आ जाता है। ठीक है ना, अब देखो M से M तो हो गया कैंसिल आउट भाई। ठीक है, T-2 से T-2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक L बचा है। इस L को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा, सॉल्व करके क्या आएगा मेरा, L⁻⁻1। ठीक है, अब L को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके जो मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, उसी की लेंथ होती है L, मीटर की डायमेंशन को ही तो हम लिखते हैं L, तो L को हम यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जैसे कि मीटर को हम डायमेंशन में L लिखते हैं, तो सिंपल सी बात है L को जो है, L की जो यूनिट होगी वो M होगी, तो यानी क्या होगा, मीटर। L इनवर्स का मतलब क्या होगा, मीटर इनवर्स, इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। तो अगर हमसे पूछता है कोई फोर्स अपॉन एनर्जी की यूनिट क्या होगी, तो पहले डायमेंशन का फॉर्मूला लगा दो, जैसे M में आता तो मैं समझ जाता कि मास की बात हो रही है तो मास लिख देता है यहाँ पे, छोटा M इसलिए लिख दिया मैंने कि मीटर। ठीक है ना, L आ रहा था इसलिए, सिंपल सी बात है। अब एक चीज देखो, ये इंपॉर्टेंट बताया था मैंने क्या बताया था कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, ये बताया था ना मैंने, ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 10 न्यूटन दिया, तो 10 की और मल्टीप्लाई करा दी। अब बताओ 10 की जब मैं एक बार और मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ बेस सेम पावर है, तो यहाँ पे 10 की और क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ बच्चे 10⁵ पे आंसर टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 न्यूटन ही 10 न्यूटन पूछा, तो 10 की और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे तो क्या बोला, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट, मतलब कि बताना है कि जो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है, जैसे मैंने बताया दुनिया की जो भी एनर्जी होगी सबकी डायमेंशन यही होती है, तो इसकी जो डायमेंशन है ये, इनमें से ऐसा कौन सा, 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है जिसके डायमेंशन यही निकलते हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्क जो होता है वो एनर्जी की तरह हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी वर्क ही एक ऐसा है जिसके डायमेंशन सेम होंगे। भले आप एक्सीलरेशन के चेक कर लो, एक्सीलरेशन का होता है LT-2, ठीक है ना, M0 LT-2 होता है। वेलोसिटी का होता है MLT-1 होता है। ठीक है, ध्यान में याद आ रहा हो आपको। ठीक है,
m0lt-1 होता है। फोर्स का तो ये आपको पता ही होता है, ठीक है। तो ये वर्क ही ऐसा है, सिंपल ये सॉल्व करके देख लो, वर्क का फॉर्मूला सबको पता होगा क्या होता है। चलो अब ये 2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखो क्या बोला है, ये पहले तो ये बताना है कि किसकी डायमेंशन होगी। 4 ऑप्शन दिए, चेक करके बताया। देखो जहां तक मुझे पता है फोर्स का तो ये कतई नहीं होता। फोर्स का तो मैंने पहले भी क्या था, mlt-2 होता, ठीक है। -1 तो आता नहीं है एल के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का भी ये नहीं होता, एनर्जी का तो होता है ml2t-2 होता है, ठीक है, बताया था मैंने, ठीक है। सरफेस टेंशन का ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों का कि होता है कि नहीं होता है ना, हमने निकाला नहीं था, इसको चेक करते हैं। जैसे प्रेशर का चेक करते हैं भाई साहब, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, याद आ रहा आपको, ठीक है ना। तो फोर्स का तो हमें पता है कितना होता है, mlt-2, ठीक है। और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। एक एल सेल कटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ गया भाई, ml-1t-2। अच्छा ये तो इसका ये है भाई, ये आ तो गया आंसर, यानी प्रेशर का। किसका आंसर है ये, प्रेशर का। सॉल्व किया तो ये आ गया। सरफेस टेंशन का याद कर लेना क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ठीक है। तो उसका करोगे तो आप कितना आ जाएगा, लगभग फोर्स का तो ये तो यहाँ से बचेगा ml0t-2 आएगा सरफेस टेंशन का। ये मैंने करवा रखा है सरफेस टेंशन वाला, ठीक है। आज ये वाले देखते हैं, सिलेक्ट अ कांस्टेंट व्हिच इज नॉट डायमेंशन। इनमें से ऐसा कौन सा जो डायमेंशन लेस है, नॉट डायमेंशन लेस है। देखो डायमेंशन लेस, देखो यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच इज नॉट डायमेंशन लेस, जो डायमेंशन लेस नहीं है, मतलब जिसकी डायमेंशन निकल सकती है वो ढूंढना है हमें। क्वेश्चन दिमाग घुमा के दिया हुआ है, देखो। तो देखो इसकी डायमेंशन मैंने बताया, कांस्टेंट नंबर जो होता है उनकी डायमेंशन तो कभी निकलती ही नहीं है, उसकी डायमेंशन तो मानते ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये दोनों भी नहीं हो सकता आंसर। अब बचे इन दोनों में से, अब देखो किसकी डायमेंशन निकल सकती है। देखो साइन एक्स एक अलग चीज है, ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इनके तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी जी का तो हम निकाल सकते हैं। जी का हमने फॉर्मूला बनाया होगा, 9th क्लास पढ़ा था, m1/m2 नीचे r² आ रहा होगा, याद है फॉर्मूला, तो इसका तो हम निकाल सकते हैं। तो आंसर हमारा यही वाला होगा, ठीक है, करेक्ट है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या मेरे को, देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको इक्वेशन दे रखी हो और दो अलग कुछ डिफरेंट यूनिट्स दे रखी हो और उसमें डायमेंशन निकालनी हो में एक्स और वाई की, तो वो क्वेश्चन किसका होता है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी का क्वेश्चन होता है। देखो इक्वेशन दे रखी है, हमें यहाँ टाइम एनर्जी अलग अलग यूनिट आ गई यहाँ पर, ठीक है। चलो इस समय और मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई की डायमेंशन निकालना है। तो मेरे को दिमाग से ही लगते है, क्वेश्चन देखने से पता चल गया मुझे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है। अब एक बार बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है तो यानी अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख देते हैं यार, अकॉर्डिंग टू POH, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार भाई क्या होगा, इसके डायमेंशन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहती थी, किसी भी इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हो, किसी भी टर्म्स को हम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर इक्वेट कर रहे हो, बराबर रख रहे हो, तो उनके डायमेंशन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि एक्स के डायमेंशन जो है वो बराबर होंगे y(t²) के डायमेंशन के, वो बराबर होंगे एनर्जी के डायमेंशन के, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, एनर्जी दुनिया में कोई सी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम ही होता है। यानी कि इसका डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2, ठीक है। अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो x चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है y(t²), ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, x को अगर कंपेयर करेंगे तो x के डायमेंशन तो मुझे ऐसा पता चल गया कितने हैं भाई, सीधा कंपैरिजन करेंगे तो x के डायमेंशन तो मुझे मिल गए ml2t-2, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, डायमेंशन होंगे, ठीक है। ये तो मुझे पता चल चुका है। y के डायमेंशन क्या होंगे भाई, y का डायमेंशन यहाँ से मिलेंगे। देखो ये t² है, t² को नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो y के डायमेंशन कितने निकलेंगे यहाँ से, ml²t-2, ये t क्या जगह नीचे आ जाएगा, तो t की पावर -2 हो जाएगा भाई। एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, डायमेंशन ऐसे ब्रैकेट में, तो t-2 से t-2 का कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ t की पावर तो कुछ बचा ही नहीं है, मैंने क्या बताया था। लेकिन t की पावर अगर कुछ ना बचे तो क्या करते हैं, हम इसको 0 लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, mlt की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। मजा आ गया क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो जल्दी से, ठीक है। ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन और यहाँ पे इनर्शिया का जो डायमेंशन, इनका रेशियो में कैलकुलेट करना है। देखो क्या करना है कैलकुलेट, मुझे ना प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में किसका, इनर्शिया, इन दोनों को डायमेंशन का रेशियो चाहिए, मतलब डिवाइड में चाहिए, सिंपल सी बात है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो लेकिन उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए।
जो सिंपल सी बात है, जो प्लैंक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला यानी जो इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन से हम यूनिट निकाल सकते हैं, तो पता होना चाहिए। देखो तो प्लैंक कांस्टेंट की जो यूनिट होती है ना, वो होती है जूल इनटू सेकंड, याद होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए भाई? जूल इनटू सेकंड होती है। क्या होती है भाई? जूल इनटू सेकंड, ठीक है। और इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है भाई? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो कहीं पे कि इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया मास इनटू आर स्क्वायर, ठीक है। लिख लो फटाफट से, ठीक है। तो मास है, मास को तो किससे लिखते हैं भाई? एम से लिखते हैं, पता होगा सबको, ठीक है। इनटू में आर क्या होता है? आर का मतलब एक तरीके से लेंथ ही तो हो गई, रेडियस क्या होती है? लेंथ ही होती है। लेंथ को हम किस में लिखते हैं भाई? सिंपल सी बात है, लेंथ मीटर हो गई, सेंटीमीटर हो गई, इसमें रेडियस दिया रहता है, तो उसको हम किस में लिखते हैं? लेंथ में मानेंगे, ठीक है। यानी कि एल का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब बताओ इसकी यूनिट अगर जूल इनटू सेकंड होती है तो जूल का तो हमें फॉर्मूला पता है ना, जूल का क्या होता है? जूल का फॉर्मूला हमें सबको पता है क्या होता है भाई? ml/T-2, जो भी क्योंकि जूल क्या होती है? एक तरीके की एनर्जी होती है, सबको पता है, ठीक है। सबको पता नहीं कि एनर्जी होती है। और सेकंड का मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। तो भाई यूनिट से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशन से हम यूनिट निकाल सकते हैं, पता होना चाहिए सबको, ठीक है। नीचे तो चल रहा है आपका ml² हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, m से m कैंसिल आउट हो रहा है, l² से l² कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? t की पावर 1 है और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड होगी तो बचेगा t की पावर -1। अब देखो प्लैंक कांस्टेंट को ना हम h से डिनोट करते हैं, किससे नोट करते हैं? h से डिनोट। और इनर्शिया को हम I से नोट करते हैं, कैपिटल I से, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो क्या है अभी हमारा टोटल m, यहाँ तो ऊपर 1 बचा ना, यहाँ तो ऊपर 1 बचा सॉल्व करने का, क्योंकि तो इससे कट गया, यहाँ बचा t की पावर -1। अब बताओ, अब ध्यान रखो वो चीज होगी t की पावर -1 है, तो अगर मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव लिखना है, यहाँ सॉल्व करके क्या आ रहा है? t की पावर -1 आ रहा है, ठीक है। तो t की पावर -1 अगर इसको मैं नीचे लिख दूँ अपॉन में, t की पावर 1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। t की पावर 1, t की पावर 1 का मतलब क्या होगा? टाइम ही तो होगा एक तरीके का, तो ऐसे लिख दो। तो इनका रेशियो कितना आ गया भाई? प्लैंक कांस्टेंट अपॉन इनर्शिया का रेशियो कितना आ गया? 1/t में आ गया, ठीक है। और जो प्लैंक कांस्टेंट होता है अपॉन इनर्शिया, ये होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर। किसके होता है भाई? फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी अपॉन में 1/टाइम। यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिल गया मुझे फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे आंसर। रेशियो पूछ रहा है तो ये हो गया, रेशियो क्या हो जाएगा? इस तरीके से लिख देना भाई, क्या है? 1/T, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 का तो डायमेंशन होता है, ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन तो 1 ही मानेंगे एक तरीके का, ठीक है। इस तरीके पे छोड़ दो। तो रेशियो पूछा तो रेशियो हमने निकाल दिया, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया। तो इस वीडियो को भी लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आपको सारी क्लासेस की वीडियो मिलेगी, 9, 10, 11, 12 की स्पेशली मिलेगी। मैथ्स की मिल रही है, 11th का तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मैं ही कराने वाला हूँ। और अभी कुछ दिनों में मैं अकाउंट्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अकाउंट्स की क्लास भी मिल जाएगी कॉमर्स वाले बच्चों को। टेंशन मत लेना, मैथ्स की क्लास भी होने वाली है, सारी क्लासेस आएंगी, सारी वीडियो मिलेगी। तो बस आपको करना है क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे होगा क्या? मेरी नोटिफिकेशन आ जाएगी वीडियो की, तब वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।